नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे गुपकार अलायंस को लेकर, क्योंकि गुपकार अलायंस लगातार सुर्खियां जो है वो बटोरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब आमने सामने दिख रही है, यानी कि आपसी तालमेल बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बैठक का दौर अभी भी जारी है और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आए वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैठकों पर बैठकें जो है वो की जा रही है। कश्मीर के अंदर बैठकें की गई, जम्मू के अंदर बैठकें जो है वो की गई और बाद में नतीजा ये निकला कि डीडीसी चुनावों में गुपकार अलायंस जो है वो भाग लेगा। लेकिन गुपकार अलायंस के अंदर जैसे ही डीडीसी चुनाव की बात आई है तो अब मतभेद जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहां पर फिर से आमने सामने आ गई है। क्योंकि अगर हम पहले की आपको थोड़ी सी याद दिलाएं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कहा जाता था, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जब पीपल अलायंस को लेकर काम किया गया तो गुपकार के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने की बजाय एक साथ होकर सामने आए। लेकिन अब एक बार फिर से मतभेद जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर आपको सीधे लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। डीडीसी इलेक्शंस के हवाले से जो कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करनी थी, इस हवाले से पीपल्स अलायंस पर गुपकार की जानब से कल से ही मीटिंग का सिलसिला जारी है और आज भी ये मीटिंग जारी थी। सुबह 10 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और अभी लगभग 4 बजे के करीब ये मीटिंग खत्म हुई, लेकिन कंसेंसस अभी तक भी नहीं बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उसके साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज की इस मीटिंग में जो अभी खत्म हुई है कोई कंसेंसस नहीं बना है। और माना जा रहा है कि एक बार फिर जो पीडीपी के लोग वहाँ पर थे, जो पीडीपी की जानब से गुलाम नबी लोन हांजुरा और उसके साथ साथ अब्दुल रहमान वीरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अली मोहम्मद सागर और नासिर असलम वानी के साथ साथ दीगर लोग भी थे, ताहम पीडीपी के लोग वहां से निकल चुके हैं और अब उनकी मीटिंग पीडीपी हेडक्वार्टर पर जारी है, क्योंकि इस हवाले से वो भी मशावरत कर रहे हैं। और कुछ पीडीपी लीडरान के साथ जो हमारी बात हुई है उनका भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का भी ये मानना है कि अभी कंसेंसस नहीं बना है, अभी बताने के काबिल कुछ भी नहीं है। ताहम उनका यह भी मानना है कि एक बार फिर से इस पर गौर-खोज किया जाएगा और शाम तक ही इस लिस्ट को मुरतब किया जाएगा और इस हवाले से हतमी ऐलान और हतमी लिस्ट के हवाले से घोषणा की जाएगी। ताहम अभी तक जब हम अपने नाज़रीन के साथ अभी मुखातिब हैं, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स अलायंस और जो दीगर हमख्याल पार्टियां हैं उनके दरमियान पीपल्स अलायंस के अंदर कैंडिडेट्स के नामों को लेकर या उनके इंतखाब को लेकर कोई भी जो है हतमी राय नहीं बनी है। इस वजह से अभी मीटिंग का सिलसिला पार्टी लेवल पर भी जारी हो चुका है और माना जा रहा है कि शाम तक ये पिक्चर जो है क्लियर हो पाएगी। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज। चलिए, तो अब आपको लिए चलेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें अहम यहाँ पर मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लेकिन एक बात आपको बताते चले कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उसमें पैंथर्स पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है और कई संगीन आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षदेव जी, आज आपने बहिष्कार किया है, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर बहिष्कार किया गया और क्या क्या आरोप लगाए गए? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें एक लेटर रात को 8:30 बजे डिलीवर हुआ ऑफिस में, और जिसकी जानकारी हमें सुबह तक नहीं थी। और सुबह हमें पता चला है 11 बजे कि इन्होंने कोई मीटिंग 12 बजे रखी है। उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमें फील्ड से वापस जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में और अपने प्रोग्राम्स जो है वो कैंसिल करने पड़े। और वहां जाकर जो है हमने उनसे यही बात की है कि आप हर बार जो है वो मीटिंग करते हैं, लेकिन आप इलेक्शंस का डिसाइड तो पहले ही कर लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। इस वक्त जो है माहौल जो था, आज सारा किसान जो है वो खेती बाड़ी का काम कर रहा है और बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है और उनके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। इलेक्शन का टाइमिंग जो आपका है ये आपने खुद ही तय कर दिया। जरूरत इस बात की थी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेते कि किस टाइम पे और किस तरीके से ये कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अपना डिसीजन जो है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोपने के लिए आते हैं और महज एक फॉर्मेलिटी की जाती है। और जो भी हम नुक्ते उठाते हैं उसमें वो कभी भी उनके ऊपर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, उसके ऊपर कोई गौर तक नहीं किया जाता है। और पिछली मीटिंग का हमने हवाला दिया कि तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भी अपनी बातें रखी थी
उनके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं हुई। तो पुरानी मीटिंग्स का भी जो है वो हिसाब होना चाहिए कि आप लोगों ने जो हमसे राय ली थी जिन जिन इश्यूज के ऊपर, आपने तो वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया सारा कुछ। और साथ ही साथ हमने क्या इश्यूज डिस्कस करना चाहते थे आप लोग, क्या वहां पर अपनी मांगे रखना चाहते थे? देखिए, एक तो इलेक्शंस की पहले फेज की लास्ट डेट कल है और अभी तक बहुत सारे लोगों को फॉर्म ही अवेलेबल नहीं हुआ है जो फॉर्म फिल अप करना है नॉमिनेशन के लिए। कई जगह पे कहा जा रहा है कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाइए और आज तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कहीं भी नहीं मांगा जाता है। जो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, जो एमएलए बनते हैं, उनके खिलाफ 10-10 केसेस होते हैं, लेकिन आज तक तो किसी इलेक्शन में ये नहीं कहा गया कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। और वो बनाने के लिए भी आपने लोगों को टाइम ही नहीं दिया है। फॉर्म कैसे भरेंगे लोग? और साथ ही साथ हमने ये जो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अपोजिशन के लीडर से आपने सिक्योरिटी ही विड्रॉ कर ली है। अब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा हूँ, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और मुझे हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट है। बीजेपी के लोगों द्वारा थ्रेट दिया गया है कि आपको जान से हम मार डालेंगे, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने इनको भेजी भी हैं। और पिछली बार भी इनको ये कहा गया था कि आप इलेक्शन में हमें भेज रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी सिक्योरिटी का भी प्रबंध किए। मेरी तरह बाकी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके नेता जो हैं, उनसे भी आपने सिक्योरिटी जो है वो डाइवर्स्ट कर दी है। तो आप सिर्फ बीजेपी के लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं और बीजेपी के एक एक वर्कर के पास 10-10 पीएसओज हैं। ये अखबार में खुला। तो क्या कोई आश्वासन दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से? तो उनकी तरफ से तो कोई रिस्पांस ही नहीं था और उन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कई जगह उसके बगैर फॉर्म वो कहा जा रहा है कि भर दो, और हम लोगों को कहा जाता है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट का लाओ। वे अनअपोज्ड, वी विल नॉट लेट देम गो दैट वे। इन लोगों ने इसीलिए ये रखा है, हम लोगों को परेशान इसीलिए किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के कहने के ऊपर कि ताकि ये लोग जो है इलेक्शन से बाहर रहें और हम जो है विभिन्न मुकाबले के जीत जाएं। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। बीजेपी को सबक सिखाएंगे हम करारा। जिस तरीके से इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस के साथ इंटरफेयर ये लोग कर रहे हैं, उसके लिए, और जिस तरीके से लोगों के साथ इन्होंने एक ज्यादती की है, उसके लिए इनको करारा जवाब दिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदेव जी पूरी बातचीत के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि हर्षदेव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, जो कि पूरी जानकारी हमें दे रहे थे कि किस तरह से वो भी अब अपना चुनाव में भाग देने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि पैंथर्स पार्टी ने बहिष्कार किया है। तो जाहिर तौर पर पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार किया है, ना कि चुनावों का बहिष्कार किया है। और चुनावों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली है पैंथर्स पार्टी और कांटे की टक्कर भी देने वाली है। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि जब यहाँ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मैदान में उतरते हैं तो किस तरह से नुमाइंदा जीत कर सामने आता है। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान फाजिल हमेशा लोगों की ग्रीवेंसेस को सामने रखने की कोशिश करते हैं, होटल कारोबारियों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज किस बात को लेकर, किस पूरी जानकारी के साथ उन्होंने रिपोर्ट हमारे सामने लाई है, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल के तरफ से जिस तरीके से आज वादी कश्मीर में क्लास 10th के एग्जामिनेशंस की शुरुआत हो चुकी है, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए अभी भी कोविड के मामला अभी दिखाई दे रहे हैं, और उस बीच आज से क्लास 10th के जो एग्जामिनेशंस है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर बात करें तो 74,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने खास तौर पर इस एग्जामिनेशंस में अपेयर हुए हैं, और साथ ही साथ 840 के करीब जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बताए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल ने कुछ इकदामात भी उठाए हैं, जिसमें खास तौर पे एसओपी गाइडलाइंस को इशू किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सैनिटाइजर्स या मास्क वहां पर रखे गए हैं, और इसके साथ साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल कैंपस स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन की तरफ से बिमना बोर्ड में रखा गया है, जहां पर वो एग्जाम दे सकते हैं। फिलहाल मौसमी हवाले से मौसमी हालात जो है खुसूसन वादी कश्मीर के, जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वैसे ही प्रेडिक्शन की थी कि 13, 14 और 15 के बीच कुछ जगह पर
खासतौर पर प्लेन्स पर बारिशें होंगी या फिर अपर रीचेस पर स्नोफॉल के काफ़ी ज़्यादा इकदाम हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के डेट भी इस बीच आ रहे हैं, जिसकी वजह से बोर्ड को एक चैलेंजिंग फेस उन्हें देखना होगा। और खुसूसन अगर देखा जाए जिस तरीके से बच्चों का मानना है या एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर है, हमने खुद देखा कि वहाँ पर स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट्स को भी रखा गया है ताकि बच्चे जो है वो अपने एग्जामिनेशंस को कंक्लूड कर सके। और ख़ास तौर पे सिचुएशनली जिस तरीके से कोरोना वायरस है या इस वक्त जो खासतौर पे कोरोना वायरस के बीच ये एग्जामिनेशंस लिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा गया है और बच्चे अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचकर एग्जाम देने लगे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से थोड़ी ही दूरी पर उरी सेक्टर है और उरी सेक्टर के अंदर लगातार जो सीज फायर का अबॉलिशन है वो देखने को मिलता है। रिहायशी इलाकों को हर बार वहां पर टारगेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सड़कों का क्या हालत है, क्या वहां पर सूरत हाल है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर दावे और वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर लोगों को परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं, हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे हैं, पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए इरशाद साहब, नामला की अगर हम बात करेंगे, नामला का जो रोड है फ्राम नान सिंह ब्रिज शुरू होता है और राइट अप टू रुस्तम आगे एक फॉरवर्ड पोस्ट है, ये बीकन देखती है। 53 RCC बीकन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम देखती है। तो उनके पास जो है ये चल रहा है, इसकी पैचिंग, रोड तो पहले से बनी हुई है, इसकी पैचिंग हो रही है, पैचिंग का काम चल रहा है ऊपर, और अभी 10-15 दिन तक अभी चलेगा ये मैक्डमाइजेशन का काम, और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर उसका मैक्डमाइजेशन हो जाएगा। जी आशा, बिल्कुल। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी कस्बा ऊडी की बात करें, ऊडी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे जो नामला का इलाका है, यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि इस इलाके को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। अगरचे हम इस इलाके में आए ताहम हमने लोगों के साथ बात की, लोगों का यही कहना है कि ये जो रोड है हमारे बिल्कुल खस्ताहाल हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम दरम बरम है। अगरचे रोडों के ऊपर जो है आज से तकरीबन 60 साल पहले जो है काम लगाया गया था, मैग्डमाइज किया गया था उस समय, अलबत्ता उसके बाद जो है इन रोडों के ऊपर कोई काम नहीं लगाया गया। हालांकि यहाँ के जो ड्राइवर तबके के लोग हैं, चाहे कंडक्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों का यही कहना है कि अगरचे पिछले दफ़ा जो मरकज़ी सरकार ने एक स्कीम लाई थी जम्मू कश्मीर में, बैक टू विलेज प्रोग्राम लाया था, हालांकि उसमें जो है गांव देहात के जो काम होंगे, जितने भी सड़कें खराब खस्ताल है या ड्रेनेज सिस्टम या बिजली का निज़ाम या पानी का, वो उसमें लोगों के साथ जो ज़िला इंतज़ामिया के लोगों ने वादे किए, वो वादे जो है आज तक खोखले साबित हुए। अगरचे हमने SDM ऊडी के साथ बात की, रियाज अहमद के साथ हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना है हम जल्द से जल्द इन रोडों के ऊपर जो है काम लगाएंगे ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के ग्रीवेंस हैं, वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगरचे हम इस इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ के मुकामी लोगों का यही कहना है कि जिस वक्त भी यहाँ पे इलेक्शन होता है उस वक्त हमारे पास लीडर्स आते हैं, खाली मुंगेरे लाल के जो है सपने दिखाते हैं, फिर बाद में कोई नज़र नहीं आता है। अब हम इल्तिजा करते हैं, गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं, JK न्यूज़ की जानिब से और गुलिस्तान की न्यूज़ की जानिब से, और इन रोडों के ऊपर जो है जल्द से जल्द काम लगाया जाए और इस इलाके की तरफ तवज्जो दिया जाए ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उरी सेक्टर के अंदर जो दावे और वादे किए गए थे वो साफ तौर पर हकीकत में बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि फिसड़ी दावे यहां साबित हो रहे हैं। और प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रखकर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएं, क्योंकि काफी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ साल पहले यहाँ पर मरम्मत जो है वो इस सड़क की गई थी, लेकिन आज तक ये हालत जो इसकी बताई जा रही है वो खस्ता ही है। और साफ टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हालत ये सड़क हुई है। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम के अंदर भी मैट्रिक के जो एग्जाम्स हैं वो किए गए हैं, SOPs का पालन करते हुए ये पूरे एग्जाम्स किए गए हैं, लेकिन इस वक्त तक की क्या सूरत हाल है, पूरे एग्जाम्स को लेकर किस तरह से किया गया, क्या पालन हुआ है SOPs का या नहीं, इस पर मंथन करना और नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। अशरफ डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। बात हम अगर हम एग्जामिनेशंस की
बात करते हैं तो आज से जो है कश्मीर डिवीज़न में जो है मैट्रिक रेगुलराइजेशन के एग्ज़ाम जो है आज से शुरू हो चुके हैं। और हमने कहीं जब एग्जामिनेशन सेंटर्स का दौरा किया और वहाँ पर हमने देखा जो बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित थे एग्ज़ाम देने के लिए। मगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो यहाँ पर जो कोविड-19 की वजह से जो स्कूलिंग जो बंद हुई उसके बाद जो गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए थे, कहीं ना कहीं असर ये ज़रूर दिखता है कि जिस तरह की एजुकेशन इन बच्चों को मिलनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। मगर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी था एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हमने देखा बच्चों में जो उत्साह होता है एग्ज़ाम देने का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था। मगर जो पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई की बात करें, जिस तरह से पढ़ाई हर साल होती, इस साल जो कोविड-19 की वजह से जो पढ़ाई होनी थी वो तो हुई नहीं। मगर जो ऑनलाइन क्लासेस थे या जो बच्चे खुद भी जो घर में पढ़ाई करते उससे लगता है यही है कि बच्चे जो है प्रिपरेशन करके आए। और जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से इस बार जो पेपर भी जो दिए उसमें करीबन 40% छूट भी दी गई है। कहीं ना कहीं बच्चों की रियायत के लिए कुछ खास इंतजाम बोर्ड की तरफ से किए, रियायत दी गई है। बच्चे भी उसमें खुशी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब खुद सेंटरों का दौरा किया वहाँ पर हमने देखा बच्चे जो है पेपर्स करके हमने देखे कि काफ़ी मेहनत लग रहा है कि बच्चे जिस तरह से घरों में उनने जो मेहनत की है वो काफ़ी खुश दिखे हमें। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखने में, सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है। सर्दी कहीं ना कहीं जो है हीटिंग का इंतज़ाम नहीं रखा गया, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से जो हीटिंग सिस्टम ऑफिसों में या स्कूलों में रखा जाता था यहाँ पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मगर बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं और गवर्नमेंट को भी चाहिए, सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, रूम्स बड़े होते हैं और विंटर्स चल रहा है, तो सर्दी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सर्दी से कहीं ना कहीं बच्चों को जो है सर्दी लग रही है। मगर जो इंतजामिया की तरफ से जो खिड़कियाँ विड़कियाँ उनको जो है पॉलीथीन से बंद कर दिया गया है, मगर सर्दी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए, तो आपने देखा कि अशरफ किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के बाद पहली बार एग्जाम जो है वो किए गए हैं, लेकिन एसओपीज का पालन करते हुए। और अगर इसी तरह से एहतियात बरती जाएगी तो कोरोना से हम पार पा सकते हैं और बच्चे भी अपनी पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आपको टंगमर्ग लिए चलेंगे और टंगमर्ग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी बड़ा बवाल जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग भी साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलीगल तरीके से यहां पर चलाई जा रही है। कैंपेन आज चलाई गई है, क्या पूरी जानकारी आज हमें इशफाक डार दे रहे हैं टंगमर्ग से, देख लीजिए। आपको खुद पता होगा कि समर में तो कर्टलमेंट होती ही नहीं है, पावर हमें विद इन लिमिट्स रहता है, तो हमें जरूरत नहीं। जो ही विंटर आ गया, स्पेशली नवंबर या मिड अक्टूबर से हमारा लोड बढ़ना शुरू हो गया। तो इसके लिए एयरपोर्ट इंस्पेक्शन वर्दी मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे चीफ साहब हैं, तो हमने इंस्पेक्शन से पूरी वैली में बन गए। तो हमने भी बनाए हैं, हम दिन में भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सुबह भी और शाम भी, पीक में भी। तो इसमें हमें जो भी कंज्यूमर इलीगल लोड या डबल लाइन या मीटर बाईपास में मिलता है उसको हम मतलब एयरपोर्ट नाल में जो उसका फाइन बनता है वो हम उसको डाल रहे हैं। तो हमारा ये ड्राइव जारी रहेगा। इसमें हमारा जहां जिस कंज्यूमर को पानी है उसको हम बिल्कुल पानी के बगैर नहीं छोड़ेंगे। जिला बारामूला के टंगमर्ग के हवाले से आज बताएं अपने नाज़रीन को कि जिला बारामूला के टंगमर्ग के हवाले से महकमा पीडीडी जो है ने गैर कानूनी तौर जो लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है शिकंजा कस लिया है। और आज स्पेशल सब डिवीजन टंगमर्ग में जो अहलकारान है उन्होंने आज इलाका टंगमर्ग के कई गाँवों का जो है स्पॉट जो है चेकिंग की और वहाँ से भारी मकदार में जो है हीटर बॉयलर और जो वायर होती है इलेक्ट्रिक वायर है वो जब्त की है, ताकि आने वाले दिनों में जो है जो बिजली का कटलमेंट शेड्यूल है उसमें कमी महसूस हो सके। इशफाक डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए, अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी के अंदर लगातार सीज फायर का अबॉलिशन जो है वो किया जा रहा है। और ये भी आपको बताते चले कि जब भी सीज फायर का अबॉलिशन किया जाता है उस वक्त बाट दस्ते को अंदर घुसाने की फिराक में पाकिस्तान रहता है, या फिर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि तस्करी के मामले को भी यहाँ पर अंजाम देने के लिए सीज फायर का अबॉलिशन किया जाता है। लेकिन पूरी रिपोर्ट समझना चाहेंगे, क्योंकि आज कस्बा केरनी कई इलाकों में जो कि रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। पूरे सूरत हाल जानना चाहेंगे जमशेद मलिक की रिपोर्ट में। रोजाना गोलाबारी होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है, कंटिन्यू होती है, कोई दिन भी खाली नहीं जाता है। लोगों के माल मवेशी भी मरते हैं, घरों का भी नुकसान होते हैं, मकान भी सारे पार्सली कुछ जल्दी तौर पर डैमेज होते हैं और ज़मीनें भी बर्बाद होती हैं, दरख्त भी बर्बाद होते हैं, फलदार दरख्त बर्बाद होते हैं।
और सब कुछ तबाही बर्बादी है। घर से बाहर निकलने का मुश्किल हो रहा है और कोई पता नहीं किस वक्त आगे क्या कैजुअल्टी सामने आ जाए, क्या नुकसान हो जाए, क्या कुछ हो सकता है। इसलिए हर वक्त खतरा, 24 घंटे खतरा रहता है। हमारी सेफ्टी नहीं है। हमें बैंकरों के लिए बोला था, बैंकर भी नहीं बने, लोग परेशान हाल हैं, लोगों को सच पाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए बहुत परेशानी है। पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, जब गोलाबारी होती है तो बहुत तबाही और बर्बादी होती है। ना इंसानों की सेफ्टी है, ना हैवानों की सेफ्टी है। जड़ी मारा इस इलाका में डेली की फायरिंग वह दो तरफों, इसमें इस पार और उस पार गरीब को नुकसान वह। इस पर हमारा इंतजामिया ने भी नज़रसानी करनी चाहिए कि गरीब बिला मतलब कुछ ले जाए लगो। वो इत हमारा डेली कहा सड़े माल में वेशी मार जाए, कोई पाकिस्तान की तरफों फैर आवे, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, कहा नहीं। इस पर कंट्रोल होना चाहिए फायरिंग पर, गरीब ना डेली नुकसान वह कोई। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी कि अगर हम स्कूल के हवाले से बात करें तो फीस जो है वो मनमाने तरीके से ली जा रही है, एनुअल चार्जेस जो है वो वसूले जा रहे हैं। खास बातचीत भी हुई है हमारे संवाददाता वसीम के साथ, लेकिन क्या पूरी रिपोर्ट वो दे रहे हैं देखिए। ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, कुछ और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये सारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है यहाँ पे जमा क्यों हुए। सर क्या नाम है आपका? जी सरशाद नटनू, ब्लॉक चेयरमैन गुन्ना। सरशाद क्या पूरा मामला है यहाँ पे आप जमा हो चुके हैं सारे? देखिए आज हमारा जो कंसर्न था यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर या जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन से मिलने का जो हमारा मकसद था वो इसलिए हम लोग आए थे कि मेरे साथ साथी ब्लॉक चेयरमैन भी हैं, सरपंचेस भी हैं और यहाँ के सिविल सोसाइटी भी है और पेरेंट्स भी है। मेन जो मुद्दा हमारा था वो था गवर्नमेंट का जो आर्डर निकला था 13/8 को गालबन जीएडी से एक आर्डर निकला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन असगर सामुन जी का 228 आर्डर नंबर के तहत। उसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो प्रिंसिपल साहिबान है उनको एक डायरेक्शन मिली थी कि आपकी जो प्राइवेट फीसेस है उनको आप ना लें इस साल, क्योंकि आपको पता है ये साल जो है पूरा कोविड-19 पेंडेमिक के बिना पर सारा साल बंद रहा, पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरा ही दुनिया बंद रहा। तो इसी कारण से हम आज यहाँ आए थे। यहाँ हमारे बच्चों को जो है हाईजैक किया जा रहा है, हैरास किया जा रहा है। ऑलरेडी जो है बच्चे हैरास हो चुके हैं, एक साल से उनको कोई तालीम नहीं, एक साल से ऊपर ही हो गया है, तब से बिल्कुल स्कूल बंद थे और एक आर्डर निकला था कि इस साल स्कूल को ये बच्चों को फीस ना लिया जाए। और हम इसीलिए आए थे सीओ साहब के पास और सीओ साहब को हमने बोला कि ऐसे ऐसे मसला है, वो आर्डर आपने क्या किया उसके बारे में। इन्होंने कहा कि हमने भेजा था, ये वो एक्चुअली बदकिस्मती ये है कि ये इनका काम था, सीओ ऑफिस वालों का काम था, सीओ साहब का काम था, डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब का काम था। आज पहले बच्चे जो हैं वो काफ़ी तंग आ चुके हैं क्योंकि पढ़ाई से वो 5 से 6 महीने बिल्कुल दूर रहे। तो क्या बताना चाहेंगे? सर वो तो क्या, मैं अपने बच्चे मेरे 6 हैं सर और मैं खुद परेशान हूँ। उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। ऊपर से एक प्रेशर बनाया हुआ स्कूलों ने कि भाई फीस दे दो पहले, और हम खुद परेशान हैं कि हम कहाँ से लाएं इसका। ये हमारी हालत है, मैं बीडीसी चेयरमैन होकर ये कह रहा हूँ, ये हमारी हालत है। आम गरीब की हालत तो क्या होगी सर? इसको बिल्कुल बच्चे जो है वो डिप्रेशन में हैं। पहले ही 6 महीने से कोई पढ़ाई नहीं हुई और आज स्कूलों की तरफ से उनको एक प्रेशर दिया जा रहा है कि भाई फीस दे दो। बच्चों को स्कूल में खड़ा करते हैं कि आप फीस लाओ, वालिदैन को तंग करो, बाकी चीज़। सर बहुत मुश्किलात है। साफ तौर पे सुन रहे थे आपकी बच्चों को तंग किया जाता है, फीस जब तक नहीं दोगे तब तक कोई भी रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 8th के और 10th के एग्ज़ाम हो रहे हैं और आज भी रोल नंबर उनको नहीं दिया जा रहा है, एग्जाम हॉल में उनको नहीं दिया जा रहा है बैठने। तो ज़रूर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लगाम कसनी चाहिए ऐसे प्राइवेट स्कूलों पे। इसमें जो आर्डर मेरे सामने है इसके मुताबिक एडमिशन फीस तो लेनी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ली भी होगी 31/10/2019 के बाद वो रिफंड भी करनी थी। तो इसका भी मुझे पूरा मालूम नहीं कि रिफंड हुई कि नहीं, लेकिन जो आर्डर कहता है ये गवर्नमेंट आर्डर नंबर 228 एजुकेशन ऑफ 220 डेटेड 18/9/2020, इसमें लिखा है कि 31/10/2019 तक जो भी फीसेस हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन फीस और उसके अलावा और कोई फीस अगर स्कूल मैनेजमेंट अपने लेवल पर बिसाइड दे जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फीस कमेटी है उन्हें कुछ फीस रिकमेंड की है, उसके अलावा कोई भी फीस वो नहीं ले सकते। तो आपने देखा कि किस तरह से बातचीत करते हुए वसीम यहाँ पर नजर आए हैं। उनका कहना है कि अभिभावकों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए और जाहिर तौर पर अगर एनुअल फीस लेने के लिए मना किया गया है तो स्कूलों को चाहिए, स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए ताकि अभिभावकों को परेशानी के दौर से ना गुजरना पड़े।
चलिए, कश्मीर से और भी कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं अलग अलग जिलों से। देखिए, ब्लॉक दिवस के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ पे आए हैं हुए आज थे, तो उसने जो यहाँ पे हैं अवामी वफूद के साथ मुलाकात किया और ब्लॉक दिवस में जो शिरकत की। वहाँ के जो है सुंबल सोनावारी की डिफरेंट वफूद ने उनके साथ मुलाकात की और वो अवामी मसले जो है बिजली पानी जो सड़क का मसला था वो उसके सामने रखे और उन्हें जो वहाँ के डिफरेंट्स जो हैं डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की, उनको ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी है कि जल्द से जल्द जो भी अवामी मसले हैं उनको किया जाए। और विंटर प्रिपरेशन के हवाले से भी उनको बताया जा रहा है कि पानी जो बिजली का जो आज मसला चल रहा है तो उनके हवाले से भी बताया गया है कि हतमी शक्ल दी गई कि वहाँ पे जो है जल्द से जल्द जो है लोगों को सहूलियत फराम किए जाए और ये जो आने वाला जो विंटर प्रिपरेशन है उनमें से कोई जो यहाँ पे तकलीफ ना हो। फिलहाल J247 के लिए बांडीपोरा से ज़ुहूर अहमद। चलिए, अब आपको जिला कठुआ ले चलेंगे और जिला कठुआ के अंदर भी एक बार फिर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एक बड़ी सफलता कठुआ पुलिस को यहां पर हाथ लगी है। सरबजीत पूरी रिपोर्ट में क्या जानकारी दे रहे हैं, देखिए। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस की एंटी ड्रग यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार एंटी ड्रग यूनिट द्वारा कई जगहों पर दबिश दी गई है, जिसमें 11 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए ये सारी खेप जो है पुलिस ने बरामद की है। इसमें अगर बात करें तो चिट्टे के साथ साथ बुक्की और चरस सहित यहाँ पर गांजा जो है कठुआ पुलिस ने यहाँ पर बरामद किया है। और थोड़ी देर पहले ही एसएसपी कठुआ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से लोगों से सूचना मिल रही थी कि यहाँ कहाँ नशे की इस प्रकार से तस्करी हो रही है, जहाँ कहीं नशा बिक रहा है, तो उसी आधार पर एंटी ड्रग यूनिट ने कार्रवाई करते हुए ये सारी खेप बरामद की है। आपको बता दें कि समय समय पर कठुआ पुलिस नशे के खिलाफ इस तरह का प्रहार जारी रखे हुए है और तस्करी करने वालों को सलाखों के पीछे धकेलने में कामयाब रही है। उसी के चलते 11 लोगों को कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही रुख करेंगे जिला सांबा का और सांबा के अंदर भी लगातार क्या सूरत हाल बने हुए हैं, ऋषि की रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनावों में और देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में मिली भारतीय जनता पार्टी की जीत के इस मौके पर आज सांबा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास की लहर चली है और बिहार में भी जो विकास की लहर चली है, ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। और बिहार में जिस तरह से एनडीए को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है और अब चौथी बार यहाँ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है, तो उसी के साथ साथ जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो इसका श्रेय सीधा और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, इस ब्रांड को जाता है जिसने आज देश भर में एक विकास की लहर चलाई है। और जनता ने भी पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है और उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हर एक राज्य में जीत मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से परिणामों से पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसमें ऐसा लगता था कि एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा, एनडीए पूरी तरह से हार जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुए और आज बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और यही वजह है कि पूरी तरह से भरोसा जताया है नीतीश कुमार की सरकार पर, यानी एनडीए लेड गवर्नमेंट पर। और आने वाले दिनों में भी अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होंगे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीत कर आएगी। और ये जो जीत है ये सिर्फ और सिर्फ जनता की जीत है, ये विकास की जीत है और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया है जनता ने। लेकिन मैं एग्जिट पोल को लेकर भी बात करना चाहूँगा। जिस तरह से एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स में दिखाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, लेकिन JK24/7 ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे वो पूरी तरह से सटीक बैठे। और जो कहा गया था हमारे एग्जिट पोल में कि एनडीए को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलेगा, तो एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है और अब एनडीए यहाँ पर चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। चलिए, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी आपको दिखा देते हैं कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी कवायद जो है वो शुरू करने की कोशिश की गई है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर पूरा काम करने की कोशिश की गई है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इसे यहाँ पर चलाने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेसमैन है, वो इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। देखिए, एलजी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और जो अमित शाह जी, इन्होंने लैंड लॉ में जो उन्होंने अमेंडमेंट की है, तो उससे हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। लोग बाहर तैयार बैठे हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी
तो उसमें यहाँ पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी। पर मेरी एक ही गुजारिश है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और अमित शाह जी से कि जब भी कैबिनेट में इसका अप्रूवल आए तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल इंसेंटिव के बगैर यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वी आर वेरी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमें सुनने में आया है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी फाइनेंस से क्लियर होकर अब कैबिनेट के अप्रूवल के लिए कैबिनेट में जाएगी। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग हो इनकी और जो पॉलिसी लॉन्ग पेंडिंग जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्द से जल्द निकले, हमें पता चले कि पॉलिसी में क्या क्या दिया गया है। क्योंकि जो हमने इश्यूज़ इनको रेज़ किए थे और अपने पॉइंट्स दिए थे, डिमांड्स दी थी, हमारी उम्मीद है कि हमारे वो सारी डिमांड्स इसमें मानी गई होंगी। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि बिना फिजिकल इंसेंटिव्स के अगर ये पॉलिसी आती है तो मुझे लगता नहीं वो वाइबल होगी, वो 2016 वाली बात ही हो जाएगी फिर। इसलिए हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कैबिनेट मीटिंग हो तो हमें पता चले कि इसमें क्या है। आप देखते रहिए प्रोग्राम।